की टीवी में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और अब से थोड़ी देर पहले फ़लस्तीन से यकजहती के लिए ऐवान सदर में तकरीब हुई, लेकिन कराची में जो एक दहशत गर्दी हुई उसने ये जो इस्लामाबाद में 3 दिन तक होता रहा उसको पस मंज़र में रख दिया। कराची में जिस तरह एक खुदकश हमलावर तमाम सिक्योरिटी बैरियर तोड़ कर आए, मादत के साथ कहना पड़ेगा कि हमारे मोहतरम गवर्नर टिशोरी साहब को बहुत तकारीब करने का शौक़ है और उसके साथ एक पूरी सिक्योरिटी और रेंजर्स और पुलिस और तमाम इदारे वहाँ मसरूफ़ होते हैं। फिर कल अक्सा था, वहाँ भी सब मसरूफ़ थे। तो इस एतबार से लगता ये है कि जो दहशतगर्द और ख़ास तौर पर जो मजीद ब्रिगेड थे, और जब आपको हमें इल्म है कि पहले तो वो बलूचिस्तान में या केपी में सरगर्म होते थे तालिबान की शक्ल में या दहशतगर्दी की शक्ल में, लेकिन आज जिस तरह हमारे बरादर मुल्क दोस्त मुल्क के लोगों को निशाना बनाया गया, उसमें सिक्योरिटी लैब सबसे बड़ा कहा जाएगा। IG सिंध हों या आप समझ लें जो ख़ुद वज़ीर आला हों, वो उन्हें बताना चाहिए कि क्या सबब है कि खुदकश हमला आवर आम गाड़ियाँ नहीं जाती किस तरह चला गया। और अगर हम पस मंज़र देखें इस तंजीम का, तो दहशतगर्द तंजीम ने दिसंबर 2011 में कोयटा में शफीक महगल इनके वालिद तो उतरे एक ज़माने में चीफ मिनिस्टर 10 लोगों को हलाक किया था। अगर 2018 में चागी में, जहाँ पे आपको इल्म है एटम बम का तैयारा हुआ, वहाँ हमला तो हुआ लेकिन कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ। फिर नवंबर 18 में कराची में चीनी कौंसिल जनरल पर हमला हुआ जिसमें 4 दहशतगर्द बहरहाल मारे गए लेकिन वहाँ पहुँच गए थे। फिर 2018 में 19 में चलें ग्वादर सिपैक टारगेट 5 चीनी और 2 दहशतगर्द मारे गए। जून 2020 में कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हुआ लेकिन वहाँ भी दहशत मारे गए। अप्रैल 2022 में एक नया ट्रेंड आया और ख़वातीन खुदकश हमलावरों को इन दहशतगर्दों ने इस्तेमाल किया और उनमें 3 हमारे मासूम टीचर्स जो है हुए। उसके बाद एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है वो 26 अगस्त को, जहाँ बलूचिस्तान के 12 मुकामात पर हमले हुए थे, आपको याद होगा। उसमें एक खुदकश हमला भी था डॉक्टर महल बलोच का। और कल का आप देखिए हमारे सूबाई वज़ीर दाखिला की बेखबरी, मासूमियत या सफ़ाकी कि कहते हैं जी ये सरप्राइज़ था, यानी खुदकश हमला आवर जो है हमारे सूबाई वज़ीर दाखिला सिंध को ये बताते कि हम एयरपोर्ट जा रहे हैं खुदकश हमला करने। हमारे साथ आज़म खान मौजूद हैं। कल इन्होंने पूरे वाक़े की, बल्कि मैं सानिया ही कहूँगा, अपने बरादर मुल्क के लोगों के साथ हुआ मौजूद थे। जी आज़म, आप जहाँ खड़े हैं तो मुझे ये जो बहुत ही तजस्सुस है इस बात का कि ये आपको इल्म है कि बड़ा हसास इलाका है एयरपोर्ट का, और फ़्लाइटों से गैर मुल्की बड़ी तादाद में उतरते हैं। जबकि ये भी इल्म आपको है कि बीजिंग से एक एयरलाइन आ रही थी, उसमें ख़ासी बड़ी तादाद में चाइनीज़ होते हैं। तो ये जिस तरह पहले ये कहा जाएगा टैंकर, तो आप पहले तो ये बताइए कि वाक़या हुआ कहाँ, और ये जो गाड़ी आ रही थी और फिर जो इन्होंने जो छोटी गाड़ी थी मेहरान कहते हैं, उसमें किस तरीके से हुआ होगा आज़म? जी बिंदाई साहब, मैं आपको बताऊं कि मैं इस वक्त जाए वक़ुआ पे क्राइम सीन पर मौजूद हूं। मेरे अक़ब में जो है ये वो क्राइम सीन है जी, ये वो सड़क है जो जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि इस वक्त मेरा रुख बिल्कुल जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एग्जिट वे पर है, जो बाहर निकलने वाला रास्ता है जहाँ से तमाम मुसाफिर बाहर आते हैं। इस रास्ते से बाहर आकर इस मेरे अक़ब में जाने वाली रोड जो है ये शाहराह फैसल से कनेक्ट होती है, जो तमाम मुसाफिर आज़म ज़रा मुझे थोड़ा सा कैमरा उस तरफ करके बताइए ताकि अंदाज़ा नहीं हो रहा। आज़म ज़रा मुझे कैमरा की रुख करके बताइए कि किस तरीके से ये जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा कैमरा मूव करके आपको वो जगह भी दिखाएं कि ये वो रास्ता है जो कराची एयरपोर्ट से बाहर जाने वाले लोगों को कराची शहर की तरफ लेके जाता है, शाहराह फैसल से कनेक्ट करता है। यही वो रास्ता है जहाँ पर कराची से चाहे VIPs हों चाहे आम मुसाफिर हों, एयरपोर्ट से बाहर निकल कर इस रास्ते को यूज़ करते हुए शहर की तरफ जाने भी रवाना दवा होते हैं। और ये इसमें आप देख सकेंगे कि जहाँ पर ये इस एरिए को कॉर्डन ऑफ किया गया है, इससे तकरीबन 100 गज के आगे जो है ये यहाँ पर स्पेशल जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स की जो है वो बैरिक बनाई गई हैं, जहाँ पर ये तमाम सिक्योरिटी गार्ड और VIP प्रोटोकॉल वाले जो लोग हैं वो उनके गार्ड्स जो हैं यहाँ रुकते हैं। तो यही वो जगह है जहाँ पर कल ये हादसा, ये सानिया रोनुमा हुआ। जी आदम, ये जो कह रहे थे कि पहले आया कि एक टैंकर खड़ा था,
वो बाद में चला वो पानी का टैंकर था। कहा यह गया कि जो ऑयल टैंकर था जिसको निशाना बनाया गया था, लेकिन अब तो ये आया है कि बाकायदा आपको इल्म है कि यानी हम लोग जो मोटरसाइकिलों पे जाते हैं आम लोग, 4 जगह रोका जाता है, मशकूक गाड़ियाँ पता चल जाती हैं, मेहरान गाड़ी आई होगी, यहाँ असला ला के रखा गया होगा, ट्रैवल किया गया होगा, उन्होंने रेकी की होगी। और ये हसास यानी मेरे ख्याल है, आप मुझे ज़रा और कंफर्म करेंगे ऊपर करते हैं कि एयरपोर्ट का तो चप्पा चप्पे भी गालिबन कैमरे से उसको देखा जाता रहा होगा, सीटीडी कैमरों से। ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है ना, और ये इसकी हम वो तो चलो उन्होंने कर ही रखी, लेकिन ये मुकामी पुलिस, इस इलाके की पुलिस, उस इलाके में पुलिस, और आपको भी इल्म है इन थानों में मुखबिर बैठे होते हैं एयरपोर्ट के। फिर ये लोग जो है ख़ास तौर पर बड़े सरगर्म होते हैं जब बाहर की फ़्लाइटें आती हैं और बेचारे लोगों को कस्टम में किस तरह तंग करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ये पूरा इलाका, इस इलाके के जो एसपी हुआ, डीएसपी हुआ, डीआईजी हुआ, थाने हुए, उनकी तवज्जो का मरकज़ होता है, उसमें ये कैसे दाखिल हुए? जी मुजाहिद साहब, जो अगर इसको सिक्योरिटी लैब्स कहा जा रहा है तो ये बात इस हद तक तो दुरुस्त साबित हो सकती है कि मेरे कैमरा में अगर थोड़ा सा मूव करें आपको दिखाएं कि ये वो रास्ता है जहां से कराची एयरपोर्ट से बाहर निकलने वाले मुसाफिर, कराची पर आने वाले मुसाफिर इस रास्ते से बाहर निकलते हैं। ये इस जगह तक, ये सिग्नल तक जो है यहाँ सख्त तरीन सिक्योरिटी होती है, अंदर पूरा एयरपोर्ट की सिक्योरिटी मौजूद होती है। ताहम इस सिग्नल को क्रॉस करते ही अगर क्राइम सीन वाले अगले रोड की तरफ जब जाते हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड और रेंजर्स की चंद गाड़ियां और पुलिस की एक आध मोबाइल जो कि प्रोटोकॉल के लिए होती है वो मौजूद होती है। दूसरी तरफ जब अगर यहाँ कैमरे और सीसीटीवी की बात की जाए तो इस रोड पर किसी किस्म का कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं है। सेफ सिटी के हवाले से डीआईजी सीटीडी आसिफ एजाज शेख ने एक आध माह कबल भी जो है ये बयान दिया था कि हमने एयरपोर्ट के इलाके को सेफ करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। सेफ सिटी के हवाले से हम वहाँ पर बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन जो दर हकीकत असल तस्वीर है वो ये है कि यहाँ पर वो सेफ सिटी को में इस्तेमाल किए जाने वाले कैमरों के लिए पोल तो नस्ब किए जा चुके हैं। ताम 1 महीने से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद अभी इन पर कोई कैमरा नस्ब नहीं किया गया है। और यहाँ जो ये गुज़िश्ता रात वाली आपने बात की कि इब्तदाई तौर पर यह बात सामने आई थी कि ये ऑयल टैंकर ब्लास्ट है, तो हकीकतन जिस तरह ये बड़ा धमाका सुनाई दिया गया था जिसने लोगों के कई 100 किलोमीटर दूर तक लोगों के दिल दहला दिए थे। इब्तदाई तौर पर ऐसा ही लगता था कि वो टैंकर जो जला हुआ टैंकर है वो कोई ऑयल टैंकर था जिसमें धमाका हुआ है। ताहम रात गए तक जब तहकीकाती इदारों ने तफ्तीश की तो उनकी तफ्तीश में चीज़ें सामने आई कि ये धमाका मुबैना तौर पर फिदाइन हमला है। और कुछ टाइम के बाद जो है BLA की इंटरेस्टिंग का लफ्ज़ तो मैं आज़म मैं इंटरेस्टिंग का लफ्ज़ यानी ज़ुबानी मानों में इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सूबाई वज़ीर दाखिला हमारे ज़िया साहब, और एक बार मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं कोई तासुब या लिसान पे बात नहीं करता, गालिबन हमारे सूबाई वज़ीर दाखिला को ये भी नहीं पता हो कि जो ठट्टा से जो है वो शहर को रास्ता कहाँ से जाता है, शायद सोराब गोट से उन्हें आगे ना पता हो, लियारी का तो शायद बहुत ही मुश्किल हो कि लियारी एक्सप्रेस कहाँ से आती है। वो फरमाते हैं कि जनाब ये हमारे लिए सरप्राइज़ था, यानी उनका एक मकसद ये था कि यानी वो हमलावर इन्हें बताते सूबाई वज़ीर दाखिला साहब को कि आज हम आ रहे हैं आपके पास करने। आपकी तमाम फोर्सें लगी हुई थी गवर्नर हाउस पे, खैर एक मोहतरम मेहमान है, बड़ा काबिल मेहमान है, तमाम फोर्सेज आपने लगाई हुई थी, हालांकि उनकी सिक्योरिटी अपनी थी जमात इस्लामी के जलसे पे। तो ये भी तो एक है ना कि आप अपने सूबाई वज़ीर दाखिला जी आज़म साहब, आज़म हमारे नुमाइंदे वहाँ मौजूद, आज़म से कि जहाँ वह खड़े थे, और उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिंध हुकूमत जो करोड़ों रुपए सिक्योरिटी पे खर्च करती है, जिन्होंने सेफ सिटी के नाम पर बड़े दावे किए थे, अभी मैं देख रहा था कुछ देर पहले कर रहे थे और उससे यानी खुद मैंने कहा ना कि सारी तवज्जो मैंने देखा 12 गाड़ियाँ, 16 गाड़ियाँ हमारे इन वज़ीरों को, सिक्योरिटियों को, सबसे ज़्यादा हिफाजत खुद पुलिस अपनी कर रही होती है, SP की, DIG की, उनकी हिफाजत में मामूल होते हैं, इदारों के पर मामूल होते हैं। लेकिन अफसोस कि इनको ये सेंसिटिविटी नहीं मालूम कि जबकि इल्म है कि शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, बीजिंग से एक फ़्लाइट आ रही है, सैकड़ों जो है आपने देखा होगा कि गैर मुल्की यहाँ आ रहे होते हैं,
किसी कैमरे से ये नहीं बता सके कि क्या उसको बता। जैसे आदम, अगर मैं कंक्लूड आपसे करवाऊँ कि इसको जो आज जो वज़ीर आला के इजलास हुआ, तमाम इदारों एजेंसियों के लोगों ने करा, मामूल के मुताबिक आप लोगों को एक उनके सेक्रेटरी ने प्रेस रिलीज दे दी गई होगी कि बड़ी तशवीश का इज़हार किया, तहकीकात जारी हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो लोग जिस तरह आए थे जान पर खेल के, उनके फैसिलिटेटर भी अब इनके हाथों से दूर चले गए होंगे। आजम जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही कि चाहे वो सूबाई वज़ीर दाखिला हों या वज़ीर आला सिंध या दीगर आला अफसरान हैं, उनकी जानिब से रवायती तौर पर मजम्मती बयानात की प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है। दूसरी जानिब अगर फ़िदायीन हमले की बात की जाए तो फ़िदायीन हमले के बारे में जो एक तारीख़ है, जो एक उनकी रिवायत है, ये अपनी जान पर खेल कर हमला करते हैं। इस हवाले से तहकीकाती इदारों ने जो अहम तरीन पेशरफ्त हुई है, वो पेशरफ्त जियो फेंसिंग की वजह से के हवाले से जो जियो फेंसिंग की रिपोर्ट सामने आई है, उसमें ये बताया गया है कि मैं ये आप देख सकते हैं जिस वक्त में जो मेरा रुख है वो मलिर मॉडल कॉलोनी से कराची एयरपोर्ट की तरफ आने वाले रास्ते की तरफ है। तो ये इसे खुदकश हमला आवर शाह फहद की जो गाड़ी थी, जो वीगो गाड़ी में, जिसमें तकरीबन तहकीकात इदारों के मुताबिक की रिपोर्ट के मुताबिक 50 किलो से ज़ायद बारूदी मवाद था। ये गाड़ी मलिर मॉडल कॉलोनी से आने वाले रोड से जिना एयरपोर्ट की तरफ आई है और इस राउंड अबाउट से यहाँ मुड़कर इसे मेरे अक़ब में जो ये मौजूद रोड है, इस रोड पर इन्होंने इस मुसाफिरों की उस गाड़ी को हिट किया है जिसमें गैर मुल्की मुसाफिर मौजूद थे। इसके अगर यहाँ पर सिक्योरिटी लैब्स की बात की जाए तो एक अहम तरीन नुकता ये सामने आता है कि कराची एयरपोर्ट से जब सिक्योरिटी की गाड़ियाँ निकलती हैं, जो कोई वीआईपी मुसाफिर निकलते हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल होता है, उसका जो कॉन्वॉय होता है, वो जो उसकी सिक्योरिटी होती है, उनके साथ जैमर्स होते हैं, दूसरी दीगर गाड़ियाँ होती हैं, उनको चाहिए होता है कि वो उन तमाम गाड़ियों को एक जगह पर गैदर करके वहाँ पर जैमर ऑन करके तमाम चीज़ों को लेकर वो कॉन्वॉय वहाँ से प्रॉपर एयरपोर्ट से बाहर निकले, ताकि खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई और मजीद मामला हो, कोई हमला आवर तो वो उसको नाकाम बनाया जा सके। जाए वकूफ़ पर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट आज़म मौजूद थे जो पूरी तफसील से बता रहे थे इर्द गिर्द में, और इसको टोटली जो है कामयाब सिक्योरिटी लैब्स की वजह से होगा। ये चीफ मिनिस्टर की, गवर्नर की जिम्मेदारी है कि वो जो एजेंसियां हैं, जो मुकामी इदारे हैं, जो थाना है, जो एसपी है, जो डीएसपी है, उनसे पूछा जाए कि जनाब आप लोग जो इतनी बड़ी तादाद में एयरपोर्ट और उसके इर्द गिर्द होते हैं, आप इतने बड़े हादसे साने को किस तरीके से नजात कर गए, जबकि आपको इल्म है कि इस दिन एक बीजिंग से एयरलाइन भी आती है, गैर मुल्की बड़ी तादाद में उतरते हैं, और इसकी जिम्मेदारी कबूल की जाए ताकि ऐसा सानिया दोबारा ना हो। शंघाई कॉन्फ्रेंस कई एतबार से बड़ी अहम है। कोई 2 दहाई पहले ये कायम हुई थी, पाकिस्तान इंडिया इसके रुकन बने। लास्ट ईयर गोवा में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें बिलावल साहब गए थे, मुझे भी जाने का वहाँ मौका मिला था, और अब ये इस्लामाबाद में हो रही है। बड़ी खुशाइन बात यह है कि बहरहाल मैं ये तो नहीं कहूँगा हमारे वज़ीर दाखिला साहब की कोई बहुत ही हिकमत अमली के तहत, लेकिन अगर मैं फिर कहूँगा तहरीक इंसाफ ने वापस या पीछे हटने का जो स्टेप लिया, वो एक हद तक मैं बहुत ही फिर भी मैं ये कहूँगा कि शायद उनका था, क्योंकि ये मामला सिर्फ हुकूमत का नहीं है, ये हुकूमत रियासत का है। सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान का है कि शंघाई कॉन्फ्रेंस का होना पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए बड़ा अहम था। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी मुजाहिद भी आपको खुशामदीद कहता है, इसके बावजूद कि पाकिस्तान में उसके इतराफ़ के ममालिक, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान और फिर हमारा रवायती दुश्मन इंडिया, हर वो कोशिश करता है कि पाकिस्तानी रियासत को नुकसान पहुँचाए, पाकिस्तानी इदारों को बचाए, उसकी वजह से उसकी मईशत को तबाह करे, पाकिस्तान का इमेज एक ऐसा जाए जिससे उसे नुकसान हो। लेकिन खुशाइन बात यह है कि इसके बावजूद शंघाई कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में होने जा रही है। यकीनन पिछले 72 घंटे इस्लामाबाद मफरूज रहा, लेकिन बहरहाल एक हद तक जो भी उसके अवामिल हों, महरक़ात हों या वो इसमें कामयाब हो गए कि अब सिक्योरिटी के हवाले से इस्लामाबाद इस हद तक महफूज है कि तकरीबन कुछ 10 मुल्कों के 8 सरबराहान के बारे में कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर के वो कि उसमें शिरकत करेंगे,
और बाकी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। ये भी बड़ी अहमियत का हामिल है कि रूस के वज़ीर आज़म, चीन के सदर का आना इंतहाई अहमियत का हामिल है, जो यकीनन टेररिज्म के ख़िलाफ़ बल्कि माशी इस्तेहकाम के लिए भी इस रीजन में एक 2 स्टेप फॉरवर्ड होगा। हमारे साथ नगमाना हाशमी मौजूद में सफ़ीर रही हैं पाकिस्तान की। शुक्रिया नगमाना हाशमी साहिबा। तो शंघाई में कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप इसको किस तरह देखती हैं? चंद दिन पहले तक जो हालात थे सिक्योरिटी के, उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, और ये बड़ा यानी पाकिस्तान का मेज़बान होना ये ख़ुद एक बहुत बड़ा खुशाइन बात है। जी नगमाना शफ़ी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत अहम इदारा है, और जैसे कि आपको मालूम है हमारी बहुत अरसे से ख्वाहिश थी, जब से ये बना था 2001 से, कि हम इसका हिस्सा बने, और फाइनली 2007 में हमें ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था, और 2017 में फिर इंडिया और हम दोनों इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गए थे। तो हमारे यहाँ ये हेड ऑफ गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस होना एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है हर लिहाज से, क्योंकि लोगों को शायद इस बात का इदराक नहीं है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, उसके अगर सारे आप ममालिक को मिलाएं तो ये ज़मीन का तकरीबन 60% हिस्सा बनता है, और तकरीबन 50% पॉपुलेशन बनती है, और कमोबेश 40% जो है वो जीडीपी दुनिया की ये बनती है। तो ये एक बहुत अहम खित्ता है। दूसरी इसकी अहमियत ये है कि इस खित्ते के ममालिक को आप अगर इकट्ठा देखें तो ये एक ईस्ट और वेस्ट की जो ज्योग्राफिकल डिवीजन है उसको भी डिफाइन करता है। और तीसरी जो बहुत अहम बात है कि ये सिर्फ टॉक शॉप नहीं है, ये इदारा बनाया गया था बेसिकली टेररिज्म और फंडामेंटलिज्म और एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ। लेकिन नगमाना हाशमी साहिबा, इस वक्त तो सबसे बड़ा मसला जिसका आपने जिक्र किया वो टेररिज्म है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान। हालिया महीनों में यानी 107 हमले बलूचिस्तान में हुए हैं, और फिर केपी मुसलसल इसकी जद में है। तो ये भी आपको इल्म है कि रवायती दुश्मन इसमें उसके पुष्पनाई पे हैं दहशतगर्दों की। तो इंडिया की मौजूदगी भी मौजूद है। मैं नहीं इस वक्त कोई ऐसी बात कहना चाहता कि जिसमें हमारे मोहतरम मेहमान जयशंकर साहब पर कोई बात आए, लेकिन आपने दुरुस्त कहा कि मैं तो ख्याल ये है कि दहशतगर्दी सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि अगर दहशतगर्दी होगी तो फिर कैसे मईशत तरक्की करेगी? डॉक्टर साहिबा देखिए, इसको इतने सिंपलिस्टिक तरीके से ना देखिए, इसको आप ऐसे देखें कि ये क्यों बना था। ये बेसिकली जब सोवियत यूनियन का इम्प्लोजन हुआ और सिर्फ एक सुपर पावर रह गई, और उसके बाद जो उनके अज़ाइम थे और जिस तरह नेटो और ईयू की एक्सपेंशन हो रही थी, और जिस तरह एक दौड़ भाग लगी हुई थी वेस्ट में कि जी सेंट्रल एशियन स्टेट्स को और ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स को अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में ले, तो उसको काउंटर करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। तो ये पॉलिटिकल भी है, स्ट्रेटेजिक भी है, और अब तो इसका इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल पहलू जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। और आपको इसको इस तनाजुल में देखना चाहिए कि अब चीन भी बहुत बड़ी ताकत बन के ऑलमोस्ट उभर गया है, और रिसर्जेंस रशिया की भी हो रही है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटरवेट निकल रहा है नेटो के लिए भी और वेस्टर्न पावर्स के लिए भी, जो इस खित्ते में अपनी इजारादारी जताना चाहते हैं। इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी किया जाता है, और इसीलिए आप देखिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, और जैसे चाइना और यूएस के आपस में कॉन्फ्रंटेशन अब ऑलमोस्ट हो रही है, तो
उस तनाजुल में आप इसको देखें तो इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और वेस्ट किसी सूरत नहीं चाहेगा कि या चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसका बहुत एक कलीदी हिस्सा जो है वो सीपैक है, वो कामयाब हो, या SCO एज एन ऑर्गेनाइजेशन कामयाब हो, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये और ECO वगैरह की तरह नहीं है। यहाँ जो आपकी कोर स्टेट्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग कोर स्टेट्स हैं, यानी कि चीन और रूस। तो इसको आपको जरा थोड़ा ज्यादा जो लेकिन नगमाना हाशमी साहिबा आपने दुरुस्त फरमाया कि दो अब तो सुपर पावर ही कहूँगा मैं, सोवियत यूनियन और चाइना। पहले तो कोल्ड वॉर के ज़माने में तो सिर्फ अमेरिका सोवियत यूनियन होते थे, लेकिन अब चाइना आ गया। लेकिन एक ये क्या वजह है कि UN में हो या कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उसका सेंट्रिक बन जाता है कि इधर अगर प्राइम मिनिस्टर हैं वो हाथ मिलाया नहीं मिलाया, मुलाकात हुई ना हुई। मैं गोवा में था जब शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई थी गुज़िश्ता साल इंडिया में, तो जब हमारे वज़ीर ख़ारजा उस वक्त के बिलावल साहब गए तो उन्होंने शायद गालिबन इंडिया में है ना कि वो नमस्ते कहते हैं, तो इस तरह उन्होंने शेक हैंड तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कोई स्माइल भी ऐसी पॉजिटिव नहीं दी जो रिवायती तौर पर सब कॉन्टिनेंट के अखलाकियात में होती है। बिलावल साहब को मैंने खुद देखा। अब जो सूरत हाल है कि आ रहे हैं, और मैं आपको यकीन है कि जो हम लोग मीडिया वाले हैं, सवाल यही होगा ना कि वो कह चुके हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के कि बायलैटरल यानी दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बात नहीं होगी पाकिस्तान भर के। लेकिन अगर हो तो क्या रह जाए, और यानी हम बड़े खुशदिली से उनको, ये तो दुरुस्त है कि इंडिया को बहुत खुशदिली से यहाँ नहीं आ रहा, क्या कहेंगी इसको? SCO की अहमियत तो जयशंकर साहब के आने से पता नहीं बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, लेकिन ये आपको देखना चाहिए कि इंडिया के लिए इस SCO समिट में शिरकत न करना भी एक ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये एक बहुत मजबूत इदारा है, और जिस तरीके से अब जो पॉलिटिक्स इमर्ज हो रहा है ख़ास तौर पे साउथ एशिया में, और उसमें ये नहीं हो सकता कि इंडिया उन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करे जो SCO प्रेजेंट करता है, और इसमें इसको रशिया भी लीड करता है, जिसके साथ इंडिया के बहुत ही अहम ताल्लुकात है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो अब अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी चीन के साथ उस तरह दोस्ती नहीं है, लेकिन फिर भी जितना उनका इकोनॉमिक लिंकेज है आपस में, ये चीन इंडिया नहीं अफोर्ड कर सकता कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको चीन और रूस लीड कर रहे हैं उसमें जयशंकर साहब ना आए। तो जहां तक हमारा इसमें ताल्लुक है तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि वो तशरीफ ला रहे हैं, और कितना ही अच्छा होता कि मोदी साहब खुद तशरीफ लाते, जैसे आपको याद है वाजपेयी साहब खुद चल के आए तो हालात में काफी बेहतरी आ गई थी। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि जब फाइनली हमने कहना छोड़ दिया कि जी आप ठीक है नहीं डायलॉग करना तो न करें, हम तो बहुत अरसे से कह रहे थे कि जी जो भी मामलात हैं वो डायलॉग से ही हल होंगे। लेकिन आप नगमा हाशमी साहबा ये नहीं समझती कि कोई अमेरिकन यकीनन खुश नहीं होंगे कि दो उनके बड़े, सॉरी टू से आई डोंट वांट टू यूज़ दुश्मन, मुखालिफ कह लें, यानी रूस और चाइना पाकिस्तान आएँ, और ये कोल्ड वार का ज़माना तो नहीं कि दो फोर्सेस होती थी, लेकिन आप समझती हैं कि शंघाई ताउन की कॉन्फ्रेंस एक ब्लॉक की शक्ल में आएगी, और इससे कहीं ये ना हो कि दोबारा कोल्ड वॉर यानी जो अमेरिकन और जो वेस्ट एंड एंटी वेस्ट वो सूरत हाल पैदा हो जाए इस कॉन्फ्लिक्ट के सबब? नहीं,
नहीं जी, बिल्कुल नहीं देखता। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पहले भी मैंने यही अर्ज किया कि देखिए ये एक काउंटर वेट है वेस्ट के लिए, ये एक काउंटर वेट है नेटो के लिए, क्योंकि अब ना रूस वो रहा है जो 91-92 में था, और ना अब चीन वो रहा है जो 20 साल पहले था। अब वो इकोनॉमिकली तो अमेरिका से बहुत आगे निकल गया है, टेक्नोलॉजिकली भी आगे निकल गया है, और मिलिटरीली भी अब इतना कोई खास पीछे नहीं रहा। इंडिया काफी पीछे है इकोनॉमिकली भी और वो भी, लेकिन चीन तो नहीं है। तो इसलिए ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, इंडिया के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो इसमें आए और इसमें लेफ्ट आउट ना हो जाए। और जहां तक इसको टाइम कम होता है ऐसे प्रोग्रामों में, लेकिन मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आप देखें तो बहुत सटल अब सॉर्ट ऑफ मैसेजिंग आना शुरू हो गई है वेस्ट की तरफ से भी। उन्हें भी समझ आ गया है कि इंडिया पे उस तरह की वेस्ट की रिलायंस नहीं हो सकती व्हेन पुश कम्स टू शव। और अमेरिका के और चीन के दरमियान कंपटीशन जो है वो कॉन्फ्रंट्रेशन की सूरत इख्तियार कर लेता है, और इवेंचुअली अगर इंडियन ओशन में ये प्ले आउट होता है तो अब इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि चीन और रूस स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर्स हैं। तो क्या इंडिया रूस के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई में शामिल होगा? तो देखिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, तो इनको आई थिंक हमें इतना सिंपलिस्टिक नहीं देखना चाहिए। शंघाई बहुत कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट तंजीम है, और इसमें अच्छी बात है कि इंडिया भी आ रहा है। लेट अस होप कि उनके आने से इसमें जो फॉर्मल डिस्कशंस होंगी वो तो होंगी, उसके अलावा भी देखिए बाकी भी ममालिक के हेड ऑफ स्टेट्स वो हेड ऑफ गवर्नमेंट्स होंगे, यहाँ इनफॉर्मल भी मुलाकात होती है। अल्लाह करे कि कोई बेहतरी के रास्ते नजर आए। शुक्रिया नगमाना हाशमी साहिबा, चाइना की साबिक सफ़ीर रही हैं, हमारी साबिक सफ़ीर रही हैं। बड़ी गहरी नज़र है चीन के हवाले से, इस पूरे रीजन के हवाले से, और उसे खुशाइन करार दे रही हैं। और जैसे मैंने कहा कि अब शंघाई कॉन्फ्रेंस के सबब सारी नज़रें इस्लामाबाद की जानिब हैं। 3 दिन तातील हो गई है, 72 घंटे मफलूज रहा इस्लामाबाद, अब वो खुलना शुरू हो गया है, ज़िंदगी बहाल हो रही है। हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मतीन हैदर से हम गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। सारी नज़रें इस्लामाबाद और वो भी शंघाई कॉन्फ्रेंस में हैं। हमारे सीनियर कॉर्पोरेट बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन पर, फिर कवर करते हैं फॉरेन ऑफिस को। मतीन हैदर साथ हैं। शुक्रिया मतीन, आने वाले दिन बड़े अहमियत के हामिल हैं, और आप पल तो थैंक्स गॉड गालिबन आप भी जानते होंगे, पैगाम तो गया होगा कि जो 72 घंटे तक इस्लामाबाद मफलूज था, और सवाल उठ रहे थे क्योंकि गालिबन 10 मुल्कों के में से 8 के हेड ऑफ़ द स्टेट आ रहे थे। तो आपको लगता है कि कुछ वहाँ ऐसा सेन एलिमेंट था PTI में जिनको इस बात पे राज़ी किया गया कि ये स्टेट का मसला है, गवर्नमेंट का मसला नहीं है, नेशनल मसला है, और अगर आप इसकी मुखालफत करेंगे और यहाँ धरना देंगे तो नुकसान आपकी पार्टी को भी होगा? यहाँ से बात शुरू करना चाहता हूँ मैं। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए PTI तो किसी पैगाम या बातचीत के जरिए एक्सप्रेस चौक और डी चौक से नहीं आती। PTI को कुव्वत के जोर से वहां से हटाया गया, और आपने बिल्कुल सही कहा, जो 72 घंटों में जुमा, हफ्ता और इतवार जो मनाजिर इस्लामाबाद के एक्सप्रेस चौक और डी चौक पे वो मैदान जंग बना हुआ था। PTI हरगिज अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटी, अपने एहतजाज से पीछे नहीं हटी, बल्कि रियासत ने अपना पूरा जो है वो कुव्वत का जोर लगा, कुव्वत अपनी पूरी इस्तेमाल की और उन्हें वहां से उठाया। अगर PTI को ये एहसास होता कि मलेशिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर अनवर इब्राहिम शहर में मौजूद हैं, पाकिस्तानी दारुल हुकूमत में मौजूद है, तो PTI थोड़ा सा एहसास कर लेती, इस एहतजाज को 2-4 रोज, हफ्ता 10 रोज आगे कर लेती। और ये आपकी बात सही है कि PTI को पैगाम ये दिया गया था कि 17 के बाद अगर आप मुजाहरा करना चाहें
तो कोई कर लें, चूंकि चले मैं मतीन, आपकी बात आ गई। मैं सिर्फ इस तरह नहीं करना चाहता, उस तरफ फिर आऊँगा कि गालिबन आपको इल्म है कि जब कोई हेड ऑफ द स्टेट आता है तो कितना अहम होता है। उससे पहले उसकी इंटेलिजेंस आती है, वहाँ वो जगह चेक करती है जहाँ वो उनकी रिहाइश होगी, वो रास्ते होंगे, और फिर वो रूस के वज़ीर आज़म, चीन के सरबराह, थोड़ा सा आपको भी तजर्बा होगा, मुझे भी तजर्बा है कि जब हम गैर मुल्क में जाते हैं तो उससे पहले कितनी वो सब कुछ करते हैं, तो सिक्योरिटी को देखते हैं। तो और क्योंकि मामूली बात तो नहीं है सुपर पावर सोवियत यूनियन का प्राइम मिनिस्टर आ रहा हो, तो एक तो अच्छी बात यह है, खुशाइन बात यह है कि सूरत-ए-हाल बेहतर है। तो अब तक क्या खबरें हैं, क्या करना गया है कि 10 में से गालिबन 8 मुल्कों के या कितने सरबराह आ रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और आपके प्रोग्राम में हम ये खबर ब्रेक कर रहे हैं कि इस वक्त 10 में से 8 ममालिक के, भारत को आप निकाल दें, तुर्कमेनिस्तान को आप निकाल दें, 8 ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, कई ममालिक में प्रेसिडेंट है, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, तो आप समझ लें हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट एक ही है। 8 ममालिक के ये कामयाबी का जो पार्टिसिपेशन की जो परसेंटेज है वो 90% है। तो 8 ममालिक के सरबराह हुकूमत आ रहे हैं। भारत का शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस में भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर इसमें शिरकत करेंगे। इस एतबार से देखा जाए तो शंघाई ताउन तंजीम इंतहाई कामयाब हो। अच्छा मतीन, अगर मैं आपसे 2 अल्फाज में पूछूं क्योंकि वक्त कम है, बहुत सारे सवाल हैं, इसका असल एजेंडा क्या होगा? मतलब एक तो ये है कि तो टेररिज्म का मुकाबला, इनसे ये सब ममालिक वन नज़र कर रहे हैं, इकनॉमिक इशूज़ अपनी जगह है, लेकिन कुछ आपको बताया गया कि इसका 1 लाइन एजेंडा या 2 लाइन? जी बिल्कुल, जो देखिए, एक तो शंघाई ताउन तंजीम जो है वो मल्टीलैटरल फोरम है, और जो शंघाई ताउन तंजीम का एजेंडा होगा वो उसके चार्टर के मुताबिक है। यानी इसमें ट्रेड डिस्कस होगी, कनेक्टिविटी होगी, इकोनॉमिक कॉपरेशन होगा, इसमें सिक्योरिटी के मामलात होंगे। कोई पॉलिटिकल इश्यूज के अंदर डिस्कस नहीं होगा, और ना ही किसी मुल्क के साथ कोई बायलैटरल मैटर। आज कुछ जराए ने इस बात, लेकिन मतीन हैदर, ये तो हकीकत है ना कि मैं गोवा में था जब बिलावल साहब वहाँ गए थे, और यानी या आपने भी देखा होगा जितनी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, चाहे वो किसी भी इश्यूज़ पर हो, वो इस पर आकर रुक जाती हैं। यूएन में भी देखा कि क्या दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ने हाथ मिलाया या नहीं मिलाया, मुस्कुराकर देखा या नहीं देखा। अब ये तो हो ही नहीं सकता कि जयशंकर साहब पर सारी तवज्जो मीडिया की होगी, सॉरी टू से, कि उनका रवैया कैसा था, मुस्कुरा रहे थे। जी बिल्कुल ब्रेजी साहब, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि भारत एक बड़ी रिपब्लिक है, और शंघाई ताउन तंजीम का वैसे ही रुकन है जैसे पाकिस्तान है, और उसके वज़ीर ख़ारजा के ऊपर यकीनी तौर पर फोकस होगा। और ये भी देखना होगा कि आया वो पाकिस्तानी जो होस्ट हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उनसे हाथ मिलाते हैं, लेकिन सफारती एतबार से देखा जाए तो उन्हें तमाम तर सफारती आदाब को मरूज़ खातर रखना होगा। जो वज़ीर आज़म की जानिब से ज़ियाफ़त होगी, जो सदर मुमलिकत की जानिब से होगी, उसमें वो शिरकत करेंगे। जो पूरा शंघाई ताउन तंजीम का फोटो सेशन होगा उसके अंदर वो शिरकत करेंगे। कोई ऐसी हरकत जो सफारती ठीक है मतीन हैदर साहब, अब तो आज से लेकर गालिबन 16 तारीख तक आपसे मुसलसल रब्ता, आपकी गुफ्तगू से आगाही रहेगी, क्योंकि बहरहाल शंघाई कॉन्फ्रेंस की बड़ी अहमियत है कि ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तान सबसे बड़ा विक्टिम है टेररिज्म का। इकनॉमिक इशू अपनी जगह। इसी के साथ ही मुजाहिद वली को GTV से इजाज़त दीजिए।